अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं पोलियो जे हवाले सां, पोलियो जे मूज़ी वायरस जे हवाले सां। हिन वक़्तु पोलियो मुहिम पिणु हली रही आहे। ज़रूरी आहे त पंहिंजे ॿार खे माज़ूरी खां बचाइण जे लाइ पोलियो जा 2 फुड़ा पियारजनि, 2 क़तरा पियारजनि, जंहिंसां ॿार जी सिहत हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ बणिजी सघिजे थी। वाज़ रहे त पोलियो माज़ूरी ॾेई छॾींदो आहे, जंहिंजो को बि इलाजु न आहे। इन लाइ ज़रूरी आहे त वालिदैन जी बुनियादी ज़िमेदारी आहे त पंहिंजे ॿार जी सिहत खे बहितर रखण जे लाइ पंहिंजी ज़िमेवारी पूरी कनि ऐं जॾहिं टीम घर घर अचे थी त पंहिंजनि ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जे हवाले सां 2 फुड़ा पियारणु घुरिजनि। इहे फुड़ा पियारणु छो ज़रूरी आहिनि? पोलियो जो वायरस आहे छा? पोलियो कहिड़े कहिड़े शयुनि मां फैलिजी सघे थो? पोलियो जा केतिरा क़िस्म आहिनि? पोलियो केतिरो ख़तरनाक आहे? कहिड़ी उमिरि जी ॿारनि खे वधीक मुतासिर करे थो? इन ते अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे इन हवाले सां जिन महिमाननि स्टूडियो में जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी हलां। चाइल्ड स्पेशलिस्ट आहिनि डॉक्टर सना फतेह, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजी ॿियूं मेहमान आहिनि, उहे भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट आहिनि, डॉक्टर समीरा सलीम, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर सना, पोलियो के हवाले से आज का प्रोग्राम है और ये बताएं कि पोलियो का वायरस है क्या? बेसिकली पोलियो का वायरस जो है एक आरएनए वायरस होता है जो हमारी बॉडी के दिमाग के ऑर्गन को अफेक्ट करता है। मतलब ये हमारी दिमागी साबी जो निज़ाम है उसको अफेक्ट कर देता है। ग़िज़ा के ज़रिए, मुंह के ज़रिए से जाते हुए हमारी आंतों के ज़रिए से खून में जज़ब होकर दिमाग के ऐसे न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं उनको डेड कर देता है कि जो अपाहिज और माजूरी की तरफ ले जाते हैं। ऐसे वायरस को क्या कहते हैं बचाना मुमकिन नहीं है क्योंकि इसकी क्योर नहीं है कोई पॉसिबल ना। तो बस वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है जो इसको बचा सकते हैं, रोक सकते हैं इनके लिए। सही। अच्छा, पोलियो होता क्यों है डॉक्टर सना? पोलियो क्यों होता है हमारे बच्चों को? बेसिकली पोलियो एक वायरस तरह बेसिकली का ये गंदगी, ग़िज़ायत, गलाज़त वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये हमारी बॉडी में फैल सकता है। सफाई ना होने की वजह से एक वजूहत होती है। ये बेसिकली फीकल ओरो रूट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर सरायत करता है। मतलब आपके हाथों के ज़रिए ग़िज़ा जो है वो मुँह के अंदर जा रही है, जो मैंने कहा ना, मुंह के जरिए जाना, फिर आंतों तक अफेक्ट करना, फिर जरासीम जो है वो जज़ब होकर दिमाग तक असर कर देना। मतलब नाक और मुंह के जरिए ये जर्म्स जो है वो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर समीरा, पोलियो की कितनी अक़साम है? हमारे पास कितने टाइप्स हैं अभी पोलियो के? पोलियो बेसिकली 3 तरह की अक़साम है इसकी और बेसिकली दुनिया में काफ़ी मुल्कों में, बल्कि तकरीबन मुल्कों ने इस पे काबू कर लिया है। हमारे पास अभी जो 2 इक़साम जो हम दे भी रहे हैं वैक्सीन के थ्रू, उनको हम प्रिवेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट तो इसकी है ही नहीं। तो बेसिकली और जिस तरह ये प्रेजेंट करती है तो प्रेजेंटेशन इसकी 3 से 4 तरह से होती है। अमूमी तौर पर 95% केसेस में जब बच्चों को पोलियो होता है तो वो एसिम्प्टोमेटिक पोलियो हम कहते हैं, जो कि बेसिकली जाहिर होता ही नहीं है। आपको इन्फेक्शन हुआ और वो पता नहीं चला, ठीक है, सिम्टम्स नहीं जाहिर होते। और लेस देन 1% केसेस में ये माजूरी के तौर पर हम पैरालिसिस कहते हैं, इस तरह मैनिफेस्ट करता है। लेकिन जो 3 से 4% जो बच्चे थोड़े बहुत सिम्टोमेटिक होते भी हैं तो वो बिल्कुल फ्लू की तरह, या फीवर हो गया या लूज मोशंस हो गए, बिल्कुल एक हल्की बीमारी होती है जो कि पता नहीं लगता कि ये पोलियो वायरस ने किया है। क्योंकि फ्लू तो कोई भी वायरस कर सकता है, ठीक है। तो उसके इलाज में कोई हम दवा भी नहीं दे रहे होते, वायरल ट्रीटमेंट्स नॉर्मली हम नहीं प्रिस्क्राइब कर रहे होते, तो वो पता नहीं चलता। जब बच्चे को असल में माजूरी होती है तब पता चलता है कि ये तो पोलियो का शिकार हो चुका है। एक क्रिपलिंग डिजीज़ है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। अच्छा, वो टाइम पीरियड बच्चे के लिए पेनफुल होता है, ज़्यादा तकलीफ देता है? शुरुआत में ये पेनफुल है, लेकिन जो पोलियो जिसको हो गया वो पहले 6 माह तो उसके आप समझ लें कि वो एक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। फिर ये बीमारी एक हद तक बढ़ती है और फिर रुक जाती है क्योंकि वायरस न्यूरॉन्स जो हमारे सेल्स हैं ब्रेन के उसमें बैठ जाता है जाके। और ये बीमारी ऐसा नहीं है कि वो उसी वक्त तक डैमेज किया, ये जब उम्र बढ़ती जाती है 30 से 40 साल की उम्र में भी जाके आप ये सुनेंगे कि उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम है। और जो एक उनकी लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसीज हम कहते हैं कि दोनों टांगों में जो एक डिफरेंस आ जाता है चलने का, वो उनकी नॉर्मल डेली रूटीन को बड़ा डिस्टर्ब करता है। उनका सोना, बैठना, उठना, चलना, नॉर्मल जॉब करना, इसके सिम्टम्स बिल्कुल। और ये चलता है और आगे जाके ये एक वक्त में बढ़ने भी लगता है, 40 साल की उम्र में जाके भी। असल बात कहने की ये है कि अगर आप एक बच्चे को एक बीमारी से प्रिवेंट कर सकते हैं, आप प्रिवेंट कर लें ताकि उसकी ज़िंदगी मुतासर होने से बच जाए।
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ظاہر جب اس کے سمٹمس پتہ لگتے ہیں, سامنے آنے لگتے ہیں, تو کس طرح ڈائگنوز کیا جاتا ہے؟ ہمارے والدین میں اتنی اویئرنیس ہوتی ہے کہ وہ فوری طور سمجھ سکیں کہ کہیں پولیو کا تو نہیں ہے؟ عام رواجی اس کو بخار یا فلو لیتے ہیں جس سے زیادہ ڈیمیجز, زیادہ نقصان ہوتے ہیں. جی جی بالکل, نارمل طریقے سے نا اس کو بخار اور کھانسی نزلے زکام کی طرح ہی لیا جا رہا ہوتا ہے, لیکن پراپر ہسٹری مریض سے پوچھنا پڑتا ہے, ماں سے شواہد لینے پڑتے ہیں. اگر بر وقت تشخیص نہ کی جائے تو یہ پھر خرابی کی طرف جا سکتا ہے. اب اس میں پراپر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ شاید نزلہ زکام کھانسی ہے تو منہ کا ہی کوئی ٹیسٹ ہوگا یا خون کا ٹیسٹ ہوگا. نہیں, جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا, یہ غذا کے ذریعے منہ کے ذریعے جاتا ہے تو گندگی غلاظت میں ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہم پوٹی کے سیمپلس ہوتے ہیں, مطلب بچوں کے جو پخانے ہیں اس کے سیمپلس سے یہ ڈائگنوز ہوتے ہیں بیسکلی, لیکن اس میں پراپر ہسٹری ہونا بہت امپورٹنٹ ہے پیشنٹ کی. اچھا, یہ جیسے کہ اب افیکٹ کرتا ہے تو یہ اگر اس پہ کنٹرول نہ کیا جائے یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو آپ سمجھتی ہیں کہ پیرالائز اگر یہ کرتا ہے جسم کے ایک سے زائد حصوں کو بھی کر سکتا ہے یا صرف ایک حصے تک محدود؟ نہیں, جسم کے بہت سے زائد حصوں میں بھی افیکٹ کرتا ہے, کیونکہ یہ اعصابی نظام کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے بیسکلی نا. ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کے 3-4 اقسام ہیں, تو ان میں سے کون سی اقسام پہ آپ کا پیشنٹ اس ٹائم فٹ ہو رہا ہے اس پہ دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے. 95% تو نارمل ہی پیشنٹ ہے جو نزلہ زکام کھانسی والے ہیں, تو ان پہ اتنا اثر انداز نہیں ہوگا. اگر ویکسینیٹڈ ہے بچہ تو پھر تو اتنا گھبرانے کی بات نہیں ہے, لیکن اگر ویکسینیٹڈ ہی بچہ نہیں ہے اور ان میں سے یہ دوسری اقسام کی طرف جا رہا ہے جس میں معذوری آ رہی ہے یا اپاہج ہے یا ٹیڑھا پن ہو رہا ہے, تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر سمیرہ, اس کے کتنے جو اقسام ہیں وہ زیادہ کامن ہیں؟ ہمارے پاس ہم جو ٹائپ 1 اور ٹائپ 3 اسٹرینز ہیں یہ کامن ہیں, اور ہماری جو ویکسینیشن پروگرام ہے وہ بھی انہیں کو کور کرتا ہے. آج پاکستان میں 2017 میں جو ہے وہ آئی پی وی انٹروڈیوس ہوئی ہے, جو اس میں ہم ان ایکٹیویٹڈ پولیو وائرس دے رہے ہیں اور وہ انجیکٹیبل فارم میں ہے, تو اس میں تو تینوں اسٹرینس کور ہو جاتے ہیں. اور جو ہم اورل ویکسین جو ہمارا ابھی پولیو ریڈیکیشن پروگرام بھی ہے, نیشنل ہمارا انیشیٹو ہے, اس میں ہم 2 اسٹرینس کو کور کر رہے ہیں, 1 اور 3 کو. تو یہ اس وقت ہمارا جو کیمپین ہے اس کی. اچھا, ویکسینیٹڈ بچہ بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ لگنے والی بیماری ہے اور صفائی ستھرائی یا پیٹ کے کھانے کی چیز کے ذریعے یا ناک کے ذریعے بھی کوئی جرمز اس کے جا سکتے ہیں؟ بہت کم چانس ہوتا ہے. ویکسین کا فائدہ یہی ہے کہ یہ ہم بہت بچاؤ کر لیتے ہیں, مطلب ہزاروں میں ایک کو. اور ایک جو کانسیپٹ ہے جو ہمارے یہاں ایک لائک ہم جسے کہتے ہیں کہ ایک مس نومر ہے کہ جی ویکسین کوئی بھی جیسے پولیو کے علاوہ بھی کہ ویکسین لگائی اس میں جراثیم تھا تو بیماری آ گئی, یہ ایک کامن لوگوں کا کانسیپٹ ہے جو ہمارے پاس ہم دیکھتے بھی ہیں ڈیلی روٹین میں آتے ہیں. اصل میں اس میں ہمارے پاس جو سیکنڈ اسٹرین ہے جو دنیا سے آبسلیٹ اب ہو چکا ہے, وہ بیسکلی جو وائرس کر رہا ہے نا وہ ان بچوں میں کر رہا ہے جو امیونائز نہیں ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں نے اپنے بچے کو پولیو کے قطرے پلوا دیے, میں نے اپنے بچے کو پولیو کی ویکسین لگوا دی, لیکن اگر ایک ایسا بچہ جو اس سے کانٹیکٹ میں آئے گا جس نے ویکسین نہیں لگوائی ہوئی یا اس نے پولیو کے قطرے کبھی زندگی میں نہیں پیے, تو جو ہم نے اس کو انیکٹیویٹڈ جو پولیو وائرس اس کے باڈی میں تھا وہ اس بچے کو متاثر کرے گا, نہ کہ میرے بچے کو. تو ایک ہرڈ امیونٹی کریٹ کرنا بہت ضروری ہے سوسائٹی میں, جو ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہر بچہ ویکسین. ایڈ آن کرنا چاہوں گی اس میں. جی جی پلیز. کہ اگر ایک پیشنٹ آپ نے کہا نا ویکسینیٹڈ ہے, تو ہم نے کہا اس کے اقسام میں, اس میں جو 95% والی اقسام ہوتی ہے نا, اس میں اگر بچہ ویکسینیٹڈ ہے تو اس کو اتنا افیکٹ ہی نہیں کرے گا. صرف نزلہ زکام کھانسی کے سمٹمس رہیں گے اور اسی میں بچہ ریکور ہو جائے گا کیونکہ ویکسینیشن ہوئی ہوئی ہے. ایز کمپیئر جس بچے کو ویکسین نہیں لگی ہوئی تو اس کے اندر چانسز ہے کہ وہ اور ڈفرینٹ اقسام کی طرف جائے جس میں معذوری بھی ہو سکتی ہے یا کچھ اور. اچھا, پولیو کن کن چیزوں سے پھیل سکتا ہے؟ ایک تو آپ نے ویکسینیشن نہیں کرائی, اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلوائے, تو یہ ایک بڑا سبب ہوتا ہے, مین ریزن ہے. اس کے علاوہ کون سے اسباب ہیں, کون سی چیزیں ہیں ہمارے سراؤنڈنگس جن کے ذریعے پولیو پھیلتا ہے؟ سب سے پہلے صفائی, کلیننس, یہ نہیں ہے ہمارے پاس نا. اوپر سے ہمارے یہاں کا انوائرمنٹ, کلین واٹر اویلیبل نہیں ہے, صاف کھانا, صاف پانی, صاف غذا, یہ مین چیزیں ہیں جو اس کو پھیلانے کے لیے, اس وائرس کو بہت کامن ہے. اور ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں یہ ساری چیزیں انہی چیزوں سے بھری ہوئی ہیں. تو 95% پیشنٹ جو ہیں وہ اسی طرح پریزنٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوکل آبادیز میں رہ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کراچی کی جو آبادی ہے وہ اربن ایریاز میں زیادہ ہیں, سلمس ایریاز زیادہ ہیں ہمارے. تو ایسے لوگ جو ہیں ان میں یہ والے وائرسز جلدی پروان چڑھ سکتے ہیں. دوسری چیز ایڈ آن یہ ہے کہ جو پیشنٹ ویکسینیٹڈ ہی نہیں ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو یہ والی بیماری آسانی سے لگا سکتے ہیں. پھر دوسرا اویئرنیس نہیں ہے, آگاہی نہیں ہے لوگوں میں, مین چیز. اور کچھ مس نومرز ہیں, تہمات ہیں
जो मिथ्स बनी हुई है कि वैक्सीन लगाने से कुछ गड़बड़ हो जाएगी या कुछ ये और family मसला हो planning के हवाले से हाँ, लोगों को ज़्यादा, जिस बिल्कुल। तरह कोविड के और हवाले से भाई ये हो जाए। साजिश एंड ऑल इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये एजुकेटेड फैमिलीज भी इस तरफ फोकस नहीं है। सही। अच्छा, ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखन आसीं, पर ते वक्त हुआ मुख्तसिर वक्फे जो वठूंदा वक़्फ़ो। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। डॉक्टर सना, जैसे कि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट में बच्चों की डॉक्टर हैं, तो किस तरह बच्चों में जब इस तरह का कोई केस डायग्नोज होता है तो उन बच्चे की उमूमन एज उम्र क्या होती है, उसमें सिम्टम्स कॉमनली क्या आपको देखने में आते हैं? ज़्यादातर ये जो पोलियो का वायरस है बेसिकली अंडर 5 इयर्स में कॉमन है, मतलब 5 साल से कम उम्र बच्चों में ज़्यादातर इसकी अलामतें ज़ाहिर होती हैं, क्योंकि उनकी क़ुव्वत विदाफ़त कम होती है, तो उन पर ज़्यादा असरअंदाज होता है। बच्चे हमारे पास बुखार, खांसी, नज़ला, उल्टी, मोशन, सर में दर्द, जिस्म की कमज़ोरी, कभी कभी ज़्यादा स्टेजेस बढ़ जाएं तो माजूरी के साथ या टेढ़ापन होना हाथ का, पाँव का, इस तरह की अलामतों के साथ पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, कौन से एरिया से बेसिकली इस तरह के बच्चे ज़्यादा? कराची की अगर हम बात करें, सिंध की राजधानी है, यहाँ भी पॉपुलेशन आप देखें तो बहुत ज़्यादा है, और माइग्रेशन का जो यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है ओवरऑल पूरे सिंध में है, लेकिन कराची ज़्यादा फोकस्ड है। तो कौन से एरिया से ज़्यादा इस तरह के बच्चे? लोकल आबादीज़ जो हैं बेसिकली पठान सोसाइटी बहुत है, उनमें बहुत कॉमन है। ये जो बाहर से माइग्रेटेड लोग आए हुए हैं, खाना बदोश जिन्हें हम कह रहे हैं, उनके बच्चे बहुत कॉमन हैं। तो बहुत सारे स्लम्स एरियाज जिन्हें हम कहते हैं, इब्राहिम हैदरी टाइप हो गए, ये कटी पहाड़ी, बनारस, इनमें ज़्यादातर रिहायशी लोग हैं। थोड़ा कुछ सपूरा टाइप के गडाप टाउन के एरियाज़ हैं, तो इन तरह के केसेस बहुत यहाँ से रिपोर्ट हुए हैं पास्ट में। डॉक्टर साहब, मेरा यही सवाल मैं आपसे भी करूंगी कि जब इस तरह इन एरिया से बच्चे आते हैं, अमूमन कौन से एरिया से आते हैं, ये मैं आपसे पूछूंगी। और जब आते हैं और आप बताते हैं वालिदैन को कि भाई आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी, आपके बच्चे को पोलियो के सिम्टम्स हैं, तो फिर उनका रिएक्ट क्या होता है? बेसिकली पहले तो एक एक्सेप्टेबिलिटी है ही नहीं, एक डिनाइल फेज है। और वैक्सीन, पोलियो की बात करें या जो भी हम 16 प्रिवेंटेबल डिजीज़ के लिए जो हम भी हमारा EPI शेड्यूल है, तो ज़्यादातर एक अब तो खैर बहुत बेहतरी आती जा रही है वक्त के साथ साथ, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर बहुत काम कर रही है कि वैक्सीन हो। तो ये हमने देखा है कि पहले तो डिनाइल होता है, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि एक वायरस इतनी बड़ी बीमारी कर सकता है। ये हमें बहुत चैलेंज है। फिर उनको रियलाइज़ करवाना कि जी ये वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं ज़्यादातर जो आप देख रही होंगी कि हम लोग गवर्नमेंट लेवल पर अब इस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं कि आप घरों में भी जो जाते हैं तो मना कर देते हैं कि जी हमारे बच्चे को ज़रूरत नहीं है। तो वो इसलिए कि वो इसको समझते हैं कि ये है जो इंड्यूस कर रहा है बेसिक प्रॉब्लम। नहीं तो वो रियलाइज़ करते हैं ये बात कि हमारे बच्चों को पोलियो इस वजह से हुआ कि हमने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, या फिर उस वक्त भी उनको समझ नहीं आती? 100% तो नहीं करते, लेकिन ये है कि रियलाइजेशन आ रही है। और हम बिल्कुल इसलिए आप देखें कि कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है कि पाकिस्तान में अब केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, तो वो एक रियलाइजेशन तो आ रही है। जब माजूरी को देखते हैं ना बच्चे फिर उनको तो समझ फिर आता है, रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं, समझ आता है कि हमने क्या गलती क्योंकि कर गलती दी। वालिदैन की होती है, गलती बड़ों की, बच्चे बच्चा तो नहीं जा सकता, बच्चों को प्रोटेक्ट करना, उनकी बिल्कुल। सेहत को देखना, ये वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, उस वक्त फिर वालिदैन का रिएक्ट क्या होता है? फिर वो समझते हैं कि इस मैसेज को मानना चाहिए, आगे कन्वे करना चाहिए, कन्विंस हो जाते हैं फिर? बिल्कुल, मैंने कहा ना, जब वो अपने बच्चे की माजूरी देखते हुए उसके चैलेंजेस देखते हैं और आगे आने वाला फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, तो फिर ये रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फिर रियलाइज़ कराना दावत है, हमारी टीम है, हम सब मिलके इस चीज़ का फोकस होते हैं ताकि आगे की ज़िंदगी जितनी है उस बच्चे की, तो उसको किस तरह बेहतरीन तरीके से गुजारा जा सके। क्योंकि बीइंग अ पेरेंट आई थिंक ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है अपने बच्चे को इस कंडीशन में देखना, और उसके में ये अगर जिम्मेदारी आ जाए कि जी हमारी गलती से हुआ है, अपनी कोताही से बिल्कुल, हुआ ये है। बहुत बड़ा ट्रॉमा है। अच्छा, कॉमनली इसके जो होते हैं वो पैरालाइज किस तरह के होते हैं? ज़्यादा जो कॉमन होता है या अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके भी? इसमें ज़्यादातर तो जिसे असेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस का नाम देते हैं, बहुत सारी बीमारियों में होता है, जिसमें पोलियो भी एक वजह है। इसमें टांगों की तरफ से जो है वो माजूरी शुरू होती है। पहले ऐसे होता है जिससे टांगों ने काम करना छोड़ दिया है, पट्टों में दर्द, और ज़्यादा कॉमन यही होता है। ज़्यादा कॉमन ये है, टेढ़ापन आता है साथ-साथ बिल्कुल ना। टेढ़ापन आता जाता है। फिर ज़ाहिर जब वो हरकत में नहीं है, मूवमेंट नहीं हो रही, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ वो पैरालिसिस जो है वो बढ़ता है। तो ये इसका जो मोड ऑफ जो एक्शन आप कह लें कि जिससे मैनिफेस्ट करती है प्रॉब्लम, वो इस तरह करती है कि नीचे से ऊपर की तरफ अच्छा, अगर डॉक्टर के पास बच्चा जाता है
والدین لے جاتے ہیں تو پھر اس کو زیادہ پھیلنے سے روکنے کے حوالے سے کوئی ٹریٹمنٹ ہے؟ دیکھیے یہ لا علاج مرض ہے اس کو کیونکہ نیورون میں ایک بار ڈیمیج آ گیا نا وائرس کا, اس کو ہم ریورٹ نہیں کر سکتے. نہیں, لیکن اگر ایک ٹانگ متاثر ہو رہی ہے یا کیا, تو یہ کوشش تو ہوگی نا ڈاکٹر کی کہ جسم کے دوسرے حصوں کو بچایا جائے, باقی جگہ یہ جتنا کم پھیلے اتنا زیادہ بہتر ہے. نہیں, یہی بتایا نا, اس کی صرف سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے. ایک دفعہ اگر وائرس ہو گیا اور افیکٹ کر گیا تو پھر آپ اس معذوری اپائچ پن کو نہیں روک سکتے. مطلب یہ پھر وائرس پہ ڈیپینڈ ہے وہ کہاں جا کے رکتا ہے, مطلب اس کو روکنا اس وائرس کے اسٹرین کی بات ہوتی ہے نا, کون سا اسٹرین نے کتنا افیکٹ کیا ہے. اگر ہم نے آپ کو بتایا تھا 4 اقسام ہے شروع میں نا, تو ان میں سے اگر خطرناک اقسام جو سب سے آخری میں 0.1% والی ہے, اگر وہ ہو گئی تو پھر یہ وائرس جو ہے معذوری ہے, یہ پھر چھاتی تک جا سکتی ہے, پھیپھڑوں کو افیکٹ کرتا ہے, دماغ کی کمزوری, پوری باڈی بھی اس میں, جی بالکل, اور ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. فیٹل ڈیزیز ہے وہ تو میرے خیال ہے 1% ہے, بہت کم ہے, 0.1 چانسز ہیں. جب دیکھیں پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو اس وقت یہ نہیں بتا سکتے کہ بچہ کس حد تک جائے گا. بیسکلی آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. اصل میں جب داخلہ ہو گیا بچے کا کہ جی پاؤں کام نہیں کر رہے, یہ نہیں ہے, ہم اپنے 48 گھنٹے کے اندر اندر اسٹول, ہم سرویلنس ٹیم کو کال کر کے ہم 48 آورس کے اندر اندر جو ہے وہ رپورٹ کر دیتے ہیں. ہم ہر اسینڈنگ فلیسڈ پیرالسس کا کیس رپورٹ کرتے ہیں ہر ہاسپٹل, کیونکہ ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اگر یہ ان میں سے اگر پولیو نکل آیا تو یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے گورنمنٹ لیول پہ, نیشنل لیول پہ. ٹھیک ہے, تو اگر یہ کوئی اور بیماری ہے تو پھر ہم اس کو اس طرح دیکھیں گے. اگر پولیو پازیٹیو آ گیا ہے تو پھر پولیو کا اپنا اٹ سیلف کوئی علاج نہیں ہے, سپورٹیو مینجمنٹ ہے کہ پین ہے تو پین کلرز دے دیے, فیور ہے تو فیور کو سبسائڈ کر دیا. اس میں تکلیف بھی برقرار رہتی ہے یا وہ سائلنٹ ہو جاتی ہے؟ وقت کے ساتھ جاتی ہے لیکن رہتی ہے. شروع میں تو 6 ماہ پہلے جو ہے نا وہ بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں بچے کے لیے. اچھا, اگر بچہ تھوڑا سمجھدار ہو, سینسیٹیو ہو, اس کو تھوڑی بہت سمجھ ہو, تو پھر اس کے لیے یہ بڑا پینفل ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. خود بچے کی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے ذہنی طور پہ, جسمانی تو معذوری اس کو ہو جاتی ہے, سائیکالوجیکل افیکٹ ہوتے ہیں اس میں نا. تو اس طرح کے بچوں کا فیوچر پھر کیا ہوتا ہے, یا پریزنس وہ کس طرح سے, پھر کیا ڈاکٹر ان کو گائیڈ کرتے ہیں بچے کو سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے؟ بالکل, ہم تو پیرنٹس کو یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ جو ڈیمیج آنا تھا آ گیا, اب لائف کو آگے بڑھانا ہے. کیونکہ دیکھیں وہ دماغی طور پر تو ان کی صلاحیت ہے نا, وہ معذوری ذہنی ویسی معذوری نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا ویل چیئر باؤنڈ یہ بچے نارمل ایجوکیشن لے سکتے ہیں, یہ ان کا آئی کیو لیول ٹھیک رہتا ہے, یہ آئی کیو ان کا اتنا ڈیمیج ظاہر نہیں ہوتا, بیکاز یہ موٹر سسٹم کو افیکٹ کرتی ہے, موٹر موومنٹس کو افیکٹ کرتی ہے. تو ہم بالکل پیرنٹس کو یہی کاؤنسل کرتے ہیں کہ آپ نے اب جو ہونا تھا ہو گیا. ظاہر ڈپریشن کی بات ہے کہ آپ کا بچہ چلنے پھرنے کو, اچھا کچھ جو ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہو کہ وہ دے کین موو, لائک وہ چل رہے ہیں, وہ اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو جس حد تک بچہ جا سکتا ہے آپ اس کو بالکل انکریج کریں. ان کو ایکسرسائز بتائی جاتی ہے, فزیو تھراپی بتائی جاتی ہے, ریہیبلیٹیشن کرائی جاتی ہے, اور ریہیب سے بڑا امپروومنٹ آتا ہے. اور ہم سائیکولوجیکلی ان میں بھی اور باقی کرونک النیسز میں بھی پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ اب اسی کے ساتھ جینا ہے, اور آپ نے بھی سب سے پہلے ہمت کرنی ہے. ماں باپ اگر ان کے سامنے ہمت ہار دیں گے تو بچے نے تو پھر کچھ نہیں کرنا. لیکن موسٹلی جو صورتحال ہے وہ بڑے لوور فیملی سے بھی جو تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بڑی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں, ان کے لیے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ریہیبلیٹیشن فیز ہی بہت امپورٹنٹ ہے نا, اس میں چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. اب جو ہو گیا وہ ہو گیا, آگے کی لائف میں بڑھنا تو ہے نا, تو ایموشنلی فزیکلی مینٹلی تینوں چیزوں کو ساتھ لے کے آپ کو آگے بڑھنا ہے. بڑا ایشو ہے مین چیز. اچھا, سوسائٹی کو کتنا کنونس کر سکے ہیں ہم کہ بھائی اب جب یہ ٹیمیں آتی ہیں تو اپنے بچوں کی صحت کو محفوظ رکھنے کے لیے پولیو کے یہ 2 قطرے پلانے چاہیے, یہ اویئرنیس یا کتنا موٹیو کر سکے ہم سوسائٹی میں کہ والدین آگاہ ہیں اور تعاون کریں, کتنا %؟ 80% تو مجھے لگتا ہے کہ آگاہی آ چکی ہے, کیونکہ کیسز بہت کم ہونا شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ. لیکن 19 اور 20 میں تو کیسز کی ریشو زیادہ ہے. بالکل, شاید کووڈ کی وجہ سے اس پہ تھوڑا گورنمنٹ کا دھیان کم ہو گیا. کچھ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی اس پہ ابھی گورنمنٹ تو دیکھیں آپ, ہم سال میں 4 یا 5 کیمپینز کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس جو پولیو ورکرز ہیں ان کی ٹیمز ہیں باقاعدہ. اب تو یہ ہے کہ جو منع کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے باقاعدہ پیچھے پھر جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے, DHO صاحب بھی آ رہے ہیں اور سب ہو رہا ہے, تو کوشش تو کی جا رہی ہے. تھوڑا سا عوام کے لیے ہم یہ میسج دینا چاہیں گے کہ آپ بھی کوآپریٹ کریں, بیکاز یہ آئی تھنک بائیلیٹرل ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. کوئی بھی بیماری ہو خالی ڈاکٹر کے علاج کرنے سے تو صحیح نہیں ہوتا, والدین کی ذمہ داری ہے, سوسائٹی کا تعاون اس میں بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر سمیرہ, یہ بتائیں کہ جو لوگ مائگریشن کرتے ہیں اس سے بھی پولیو کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے, اور جو لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں یا جو فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں, جو ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں, کبھی یہاں ان کا پڑاؤ کبھی وہاں ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے,
ब्रिजेस के नीचे आपने जी, देखा इस तरह बिल्कुल, के होते हैं, बिल्कुल। तो वहाँ पे पोलियो की कंडीशन या डेंजर जोन कितना है वहाँ? सबसे ज्यादा आई थिंक वो रेड हाँ, एरियाज हैं red हमारे, areas। बिकॉज अगर आप देखें तो ट्रैवलिंग वैसे भी एक रिस्क फैक्टर है, बिकॉज जो ट्रैवलर होता है वही एजेंट बनता है, एक जगह से दूसरी जगह आपने मूव किया, एक बीमारी को आप ले गए, अगर ये बीमारी NWFE में ज्यादा थी और कोई माइग्रेट करके कराची आ गया तो आपने कराची को भी उसी रेड जोन बना दिया। अब हमारे यहाँ फिर ये भी होता है कि आप फॉलो अप वो वाला नहीं है कि जी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे हम उसको कर रहे हो फॉलो, तो ये सारे प्रॉब्लम्स तो हैं। और स्लम्स के अंदर पोलियो कैंपेन चलाना इटसेल्फ मैं समझती हूँ एक बहुत क्रेडिट दूंगी अच्छा, मैं पोलियो इनको। कैंपेन में उनको कितना नजर में रखा जाता है डॉक्टर साहब? उनको रखा जाता है, बेसिकली टीम्स हमारी जाती हैं, इवन दो आपने ये बात की माइग्रेंट्स आ रहे हैं, अब तो चेक पोस्ट वगैरह नहीं, में उनकी रजिस्ट्रेशन फिर कहाँ पर होती है? क्योंकि उनका पड़ाव तो मैंने कहा ना कभी यहाँ होता है तो रात को देखें सोए हुए होते हैं, सुबह देखें दो जगह खाली होती है। तो जब पोलियो कैंपेन चलती है तो क्या टीम उनके पास जाती है, उनको देखती है, या टीम के पास अपना एक टारगेट होता है अपने एरिया एक एरियाज तो आपको डिविजन्स मिलते हैं हर जगह ना, सर्वेलेंस टीम हर एरिया की होती है, लेकिन जो इस तरह के होते हैं बीच में तो उनकी फर्दर अलग एक सपोर्टेड टीम्स होती हैं जो आपने स्पेसिफिक इन एरियाज के लिए रखी होती हैं। ऑब्वियसली बात है उनका डेटा कलेक्ट करना इतना आसान नहीं है कि कभी किस एरिया में और कभी किस एरिया में ना, लेकिन ये है कि अगर बच्चे को फिर भी डोजेस हर एरिया से भी मिल जाएं तो एटलीस्ट वो प्रोटेक्शन अपनी भी और अपने आगे साथ वाले बच्चों की भी इस करते तरह हैं। के बच्चे आपके पास आते हैं अगर पोलियो के सिम्टम्स उनमें जाहिर होते हैं वायरस के, तो कभी आपने देखा इस तरह के बच्चे भी आपके पास आते हैं इलाज के लिए? फिलहाल तो अभी तक इस तरह का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ जो माइग्रेंट हो और उनके साथ हो, मे भी रिपोर्ट हुए हों लेकिन हमारी नज़रों के सामने नहीं गुजरे। सही। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर समीरा के पोलियो के हवाले से सिर्फ सिंध में हम कितना % कंट्रोल कर सकें? जैसे कि बताया कि कटी पहाड़ी या कुछ इस तरह के इलाके हैं, तो मोस्टली अवेयरनेस कितनी आ गई है ओवरऑल? अगर हम पूरे सिंध की बात करें, मुल्की लेवल पे तो बाद में देखेंगे वो आगे अलग इश्यूज हैं, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें आई थिंक 60% मैं दूंगी, क्योंकि अभी भी बहुत सी आवाम ऐसी है जो बहुत रिलक्टेंट हैं और बड़ा दे फील कि नहीं ये 2 कतरे, मतलब वही जो बात एक कॉन्सेप्ट है वो है। आई डोंट थिंक अभी भी हम पूरी तरह काबू पा सके हैं, हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, और जैसे आप लोग इस तरह से अवेयरनेस कर रहे हैं तो ये अच्छी एक कोशिश है। लेकिन जो हेल्थ वर्कर्स टीम है वो तो अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, चाहे वो किस तरह का भी मौसम हो, बरसात हो, तेज धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो हर घर का दरवाजा खटखटाते हैं। और लेकिन ये भी देखा गया है डॉक्टर सना के बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते कि बच्चे हमारे ट्यूशन पे गए, बच्चे सो रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं, अगर आज नहीं लगा तो उनको ये है कि कल टीम आ जाएगी। ये नहीं देखते कि टीम के साथ हम अगर आज नहीं हो सका तो हम खुद चल के सेंटर्स में हम चले जाएं। नहीं, वो एक अवॉइडेंस, मैंने कहा ना, एक अवॉइडेंस वाला एटीट्यूड है, शऊर आगाही नहीं है ना उस चीज के लिए। तो ये पढ़ी लिखी फैमिलीज का भी यही जी बिल्कुल है या नहीं, ये दोनों तरफ से ऐसा ही है। अच्छा, दोनों जानिब से इस तरह का रिस्पॉन्स देखा गया। अच्छा, पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में अभी तक शामिल नहीं हो सका जो पोलियो फ्री कंट्रीज़ हैं। मोस्टली हमें अभी भी कितने चैलेंजेस हैं जिनको देखने की ज़रूरत है, जिनको हल करने की ज़रूरत है? बहुत चैलेंज है, तभी तक हम लोग इराडिकेशन की तरफ नहीं गए हैं, वरना बाकी कंट्रीज ने तो पोलियो फ्री कर दिया अपने आप को, हम अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ही जी रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस में एक तो आगाही है, सबसे पहले शऊर है, इसमें सिर्फ हुकूमत का काम नहीं है, पेरेंट्स का, आवाम का, डॉक्टर्स का, पूरी टीम्स हैं, इवन मीडिया भी अब इन्वॉल्व हो गई इन सब चीज़ों में। अगर सब मिलके इसके खात्मे के लिए काम करें तो इंशाल्लाह ताला आगे फेस तो कर लेंगे हम। लिटरेसी एक बड़ा चैलेंज है, लिटरेसी बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतनी लिटरेसी नहीं है, लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि एक इतना बड़ा ये मसला बना हुआ है हमारे लिए। लेकिन लोगों में तो ये लिटरेसी भी नहीं देखी गई कि कोविड हो गया तो हुकूमत ने जब सख्ती की तो फिर लोगों ने वैक्सीनेशन, जब उनको पता कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, जब उनको पता मोबाइल सिम बंद होंगे, तो जब हम ब्लॉक हो जाएंगे तब हमने खुद ये विटनेस किया है कि जिस दिन सिम के लिए आया तो हमारे हॉस्पिटल में लाइन थी वैक्सीनेशन सेंटर। बिल्कुल यही था। बिल्कुल। तो इसके पोलियो के हवाले से हुकूमत को इस तरह के सख्त इकदाम करने की जरूरत है। बिल्कुल करने चाहिए। इस तरह के स्कूल में लेसन्स हों या इस तरह की टीम्स जाएं, बच्चों को भी अवेयर करें, क्योंकि बच्चों का बड़ा फ्रेश एक माइंड होता है, उनको जो बात समझाई जाए तो वो उसी तरह समझते हैं। तो स्कूल्स में भी इस तरह की टीम हो जो बच्चों को अवेयर करें, बच्चों को आगाह करें, इस तरह का सिस्टम होना चाहिए हमारे मुल्क में। इवन हुकूमत से तो एक दरख्वास्त भी है कि एक सजेशन है बेसिकली ना कि आप बच्चों के स्कूलिंग के टाइम पे
ये कंपल्जन कर दें कि जिनका EPI स्केड्यूल पूरा ना हो, मतलब जिन्हें हिफाजती को कोर्स मुकम्मल ना करवाया हो, उनको रजिस्टर्ड ही ना किया जाए या बर्थ सर्टिफिकेट ही ना बनाया जाए उनका नादरा की तरफ से। तो जब ये कंपल्जन होगी तो फिर आपको जबरदस्ती ये तो दिलवाना तब पड़ेगा होगा ना जब हुकूमत की वो विल होगी। बिल्कुल क्योंकि मेजर आप देखिए ना, जो वैक्सीन्स हैं वो 2 साल के अंदर अंदर हो जाती है, बच्चा स्कूल जाता है 4 साल की उम्र में, तो आपका जो बेसिक EPI, अगर हम टाइफाइड को, पोलियो को, हम अपनी मीजल्स को, मीजल्स भी बहुत बड़ा खतरा है, और ये सारी बीमारियां बड़ा एक मोर्टेलिटी पाकिस्तान की जो है, हम देखें ना, हम डेवलपिंग कंट्रीज के इशू क्या है, इन्फेक्शियस डिजीजेस, बाहर की अगर आप बात करें वो तो कैंसर को डील कर रहे हैं, हम अपने इन्फेक्शियस डिजीजेस से बाहर नहीं निकले ना, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा। और कोविड भी अगर आप देखें तो हम लोगों के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है, वो उन्होंने तो मैस वैक्सीनेशन करके उसको वो निकाल देंगे, हमारे पास ही रह जाएगा। तो पोलियो से बचाव के लिए, बचने के लिए भी हमें इस तरह के इक़दामात की ज़रूरत है ताकि लोगों पे सख्ती की जाए। अच्छा डॉक्टर सना, ये बताइएगा कि जब बच्चों की पैदाइश होती है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स, वहाँ पर तो इस तरह के कोर्सेज लाजमी किए जाते हैं, लेकिन जो माएँ घरों में बच्चों को जन्म देती हैं तो उनके लिए फिर क्या होती है, वो इतनी अवेयर होती हैं या इस बात को इतना सीरियस लेती हैं? उमूमन ये होता है कि घर में अगर बेटा पैदा हो गया तो बड़ी खुशी होती है, बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ये नहीं देखा जाता कि बच्चे की सेहत के लिए फौरी तौर पर स्टेप्स लेने की ज़रूरत है मेडिकली हवाले से। तो इस हवाले से औरतें कितनी अवेयर होती हैं जो ज़्यादा हॉस्पिटल्स को तरजीह नहीं देती, और बच्चे बीमार होते होंगे तो क्लिनिक्स में लेकर आती होंगी आप लोगों के पास, तो उनकी क्या फिर होती है? बिल्कुल, ऐसे जो बच्चे आते हैं जो गांव देहातों से आ रहे हैं, कुछ ऐसे एरिया से आ रहे हैं जिनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो अस्पताल आने के लिए उन्हें मौके नहीं मिलते, तो इस तरह कुछ टीम्स बनाई हुई, मैंने आपको कहा ना, वो उधर तक पहुंच जाती हैं, क्लिनिक सेटअप्स वगैरह हैं, छोटे छोटे BHU हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से, तो वहाँ ये सारी चीज़ें हैं। कुछ हमारी टीम्स हैं पोलियो की, वो तो घर घर जाती हैं और इस तरह की अवेयरनेस देती हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसे पेशेंट्स हमारे पास भी आते हैं जिनकी जब बच्चा बहुत शिद्दत का बीमार होता है तो अस्पतालों के रुख करते हैं, फिर उनके ये वैक्सीन के मसले होते हैं, बीमारियों के मसाइल होते हैं, तो उनमें केसेस भी ज़्यादा रिपोर्ट ऐसी ही कंडीशंस में मिलते हैं। अच्छा, ऐसे माहौल में, इस तरह के कम्युनिटी में लोगों को सफाई सुथराई के हवाले से कितनी आगाही, कितनी अवेयरनेस होती है? क्योंकि ये तो आम जनरल लोगों को भी नहीं पता होता कि पोलियो किस तरह से फैलता है। पोलियो का इलाज सिर्फ 2 कतरे पिलाने की हद तक महदूद नहीं है, पोलियो के फैलने के बहुत ज्यादा दूसरे फैक्टर्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए उनकी अवेयरनेस कितनी, क्या क्या है फैक्टर्स, वो आगाही अवेयरनेस है? आप देखती हैं वालिदैन? इतनी नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे तो साफ पानी मौजूद नहीं है, और ये पानी भी एक एनवायरनमेंट में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, ज्यादातर कच्चे, अगर हम हमने तो हाथ सैनिटाइज करना भी कोविड में सीखा, बिल्कुल, और जो हाथ धोने का तरीके है, ये तो हम तो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, तो हमारे जिसे आप जान रहे हैं, लेकिन जिस एरिया को आप जिन लोगों की आप बात कर रही हैं, तो वहाँ तो प्रॉपर वॉशरूम के लिए लाइंस तक नहीं है, वो बाल्टी के पानी से तो हाथ धोते हैं, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि वो एक नहीं, तो वालिदैन को ये अवेयरनेस दी जाती है पोलियो प्रोग्राम्स में, या हुकूमत कोई इस तरह के प्रोग्राम्स करती है कि हाथ किस तरह से धोने चाहिए, जब बच्चा वॉशरूम जाता है तो उसको अपनी सफाई किस तरह करनी चाहिए, जब वापस आता है तो हाथ किस तरह धोने, खाने से पहले, खाने के नहीं, ये तो नहीं है, नहीं है ये हालांकि ये एडिशन होना चाहिए, बिल्कुल, ये कितना जरूरी है? ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है आपने, क्योंकि अगर ये तो पहली चीज ही है ना, क्योंकि हम बच्चे हैं, बाहर से कोई चीज उठा के खा ली, यहाँ से खा ली, और जर्म्स हैं, मक्खियां हैं, एनवायरनमेंट का बड़ा असर होता है। तो इसके लिए क्या कोई स्टेप लिया गया है? इसको बिल्कुल फैक्टर को नजरअंदाज किया गया, वालिदैन को ये अवेयरनेस होती नहीं है ये बिल्कुल कि गंदगी से भी पोलियो का वायरस लग सकता है। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हमें खुद ही एफर्ट करनी पड़ती है, उन्हें समझाना पड़ता है। अब मरीज हमारे पास 5 से 10 मिनट रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें समझा के थक जाते हैं, क्या पता किसी को कुछ समझ आए और वो आगे जाके किसी और को बता दे। हम तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन ये 24/7 का फर्ज है ना। अब मरीज को 24 घंटे तो घर पे रहना है, 2 मिनट के लिए बात सुने का डॉक्टर ने कहा, उसके बाद वो भूल जाएगा। लेकिन बार बार अगर आप एक ही चीज़ रियलाइजेशन कराएंगे तो शायद सुधर जाएं और इस पे अमल कर लें। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने वाला है। डॉक्टर समीरा, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? पोलियो के 2 कतरे पिलाना क्यों ज़रूरी है, और वालिदैन की क्या जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को पोलियो के मर्ज से बचाने के लिए क्या करें, किस तरह का ताउन दरकार है? बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी तमाम लोगों को कि 5 साल की उम्र तक जो हमारी कैंपेन है उसमें आप बिल्कुल रिफ्यूज़ ना करें, 2 कतरे ज़रूर पिलाएं, क्योंकि आपकी बच्चे की ज़िंदगी पर भर की जो माजूरी है उससे बेहतर है कि आप वो 2 कतरे पिलाएं साल में 4 बार 5 बार, और यकीन मानिए बहुत डिफरेंस आता है।
بہت ڈفرینس آتا ہے. پولیو ہو یا کوئی بھی بیماری ہو, آپ اپنا EPI شیڈیول کمپلیٹ کریں. ہمارے پاس ساری بیماریاں جو ہم 80% جو ہم بیماریاں ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ اگر آپ اسے پوچھیں تو 80% جو ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ہم صرف انفیکشس ڈیزیز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی کے ہم جو ہیں وہ آفٹر افیکٹس ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو کائنڈلی بچے کی پیدائش سے لے کر جو 15 ماہ کے جو کورس ہے ہمارا EPI کا, اس کو فالو کریں. پولیو اس کا حصہ ہے, اس میں 4 جو ہمارے شیڈیول میں ڈوزز ہے وہ پولیو کے ہیں, تو اس کو پلیز پلائیں. اور جو انیکٹیویٹڈ پولیو وائرس ہے وہ بھی میں کہتی ہوں IPV بھی لگوائیں, اور اورل تو جو پلا رہے ہیں وہ تو بالکل ضروری ہے. اگر ٹیمز گھر تک نہیں پہنچتی تو 2 قدم ہمیں خود چلنا جائیے, چاہیے. یہ ہماری ہماری بچوں کی صحت سے ویکسینیشن بڑھ کر سینٹر پہ نہیں ہے. جائیے, آپ کی زندگی بچے کی زندگی سے بڑھ کر نہیں ہے. بالکل آپ خود جائیں اور اس کو فالو اپ پہ رکھیں کہ کب آنا ہے. بٹ اس کو آپ ایک اپنی ذمہ داری, جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں نا, اس طرح اس کو اس طرح سے لیں کہ یہ بالکل ایک ضروری چیز ہے. ڈاکٹر ثنا, یہی میسج میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس طرح کا کوئی میسج دینا چاہیں جس سے والدین کو یہ میسج جائے کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے, اپنے بچے کو پولیو کی معذوری سے وہ کیسے بچا سکتے ہیں. 2 قطرے پولیو کے زندگی بدل دیتی ہے, تو اپنے بچوں کو اللہ کا واسطہ ہے ضرور پلوائیں 2 قطرے. جب کیمپینس ہو تب بھی پلوائیں, اور خود جا کے بھی پلوائیں, تاکہ وہ آنے والی نسلوں کو سیو کر سکیں ہم. اور دوسرا ہے کہ اپاہج, معذوری, ان ساری بیماریوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں, جو کہ لا علاج ہے. بالکل لا علاج مرض ہے. بالکل. ایک چیز اور ایڈ کرنا جی چاہوں گی, پلیز. جب پولیو بڑھتا ہے نا, جیسے بہت سے لوگ اس کو ایک یہ بھی امپورٹینس دیتے, پولیو ہو گئی نا تھوڑا سا لنگڑا کے چل لے گا, ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ امیونٹی ان میں بہت لو ہو جاتی ہے اور وہ اور بیماریاں اٹیک کرتی ہیں. ان لوگوں میں ڈائبٹیز ہونے کے اور دوسری جو امیونوجینک ڈیزیزز ہیں ان کے بڑے چانسز ہوتے ہیں. ان لوگوں کا لائف اسپین کم ہو جاتا ہے اس وجہ سے, اور بہت ضروری ہے. یہ ضروری ہے کہ والدین اپنی بنیادی ذمہ داری ادا کریں. بہت شکریہ آپ دونوں کا اپنے آج کے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, پولیو کے حوالے سے ہارٹ ٹچ پروگرام میں ॻाल्हि ॿोल कईसीं. पोलियो केॾो ख़तरनाक मर्ज़ आहे, पोलियो खां कीअं बची सघिजे थो ऐं पंहिंजनि ॿारनि जी सिहत खे कीअं महफ़ूज़ बणाए सघिजे थो. अॼोके प्रोग्राम में असां हिन ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं. ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त. अल्लाह वाहे.